हेलो डॉक्टर्स। तो आज हमारा हेमेटोपोइसिस का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कैसे स्टेम सेल्स एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं और कैसे वो माइग्रेट करती हैं बॉडी के अदर ऑर्गन्स में, जैसे कि लिवर, स्प्लीन वगैरह, और फिर एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही वो कैसे अल्टीमेटली बोन मैरो तक पहुंचती हैं और वहां कैसे हेमेटोपोइसिस होता है, वो सब हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिएगा, तब आपको सेकंड लेक्चर ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज का हमारा फोकस रहेगा मेनली सेकंड लेक्चर पे, जो है कि हेमेटोपोइसिस इन बोन मैरो। हम आज समझेंगे कि बोन मैरो में एडल्ट ह्यूमन के अंदर कैसे हेमेटोपोइसिस होता है, कैसे ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, वो सब आज हम डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए जो अपने 9-10 में पढ़ी होंगी, और वो है स्टेम सेल के बारे में। किसके बारे में? स्टेम सेल के बारे में। तो स्टेम सेल के बारे में आप बेसिकली जैसे जानते हैं कि स्टेम सेल्स वो सेल्स होती हैं जिनके पास कैपेसिटी होती है कि वो हमारी बॉडी की किसी भी सेल का फॉर्मेशन कर सकती है, यानी वो किसी भी सेल में कन्वर्ट हो सकती है, वो बॉडी की किसी भी सेल का फॉर्मेशन कर सकती हैं। तो स्टेम सेल्स वो सेल्स होती हैं, दो सेल्स which have capacity, which have ability to form एनी सेल ऑफ द बॉडी। ठीक है, जो हमारी बॉडी की किसी भी सेल को बनाने की कैपेसिटी रखती हैं सेल्स, उनको हम क्या बोलते हैं? स्टेम सेल्स बोलते हैं। ठीक है, आपको अभी इनके कुछ बेसिक टाइप्स हैं, उनको समझना जरूरी है इस लेक्चर को समझने के लिए, तो उनके बारे में बता देते हैं। एक आपको समझने के लिए जरूरी है टोटीपोटेंट स्टेम सेल। टोटीपोटेंट स्टेम सेल क्या होती है? एक आपको समझना के लिए जरूरी है कि प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल क्या होती है। प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल क्या होती है, और एक आपको समझने की जरूरत है कि मल्टीपोटेंट स्टेम सेल क्या होती है। मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स क्या होती है, ये तीनों क्या होते हैं और इन तीनों में क्या डिफरेंस होते हैं, वो आप उस पर फोकस कीजिएगा। टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स वो स्टेम सेल्स होती हैं जो हमारी बॉडी की सारी सेल्स को बना सकती हैं, यानी जो हमने पहले बात कही थी वही सेम बात है। ये एनी सेल ऑफ द बॉडी, एनी सेल ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी की किसी भी सेल को बना सकती हैं, चाहे वो लिवर की हो, चाहे वो लंग्स की हो, चाहे वो हार्ट की हो, चाहे वो किडनी की हो। एनी सेल ऑफ द बॉडी, यानी एक तरह से कहा जाए कि हमारे बॉडी के होल ऑर्गेनिज्म, यानी हमारी पूरी की पूरी बॉडी को बना सकते हैं, होल बॉडी को बना सकते हैं, हमारी पूरी बॉडी को बनाने की कैपेसिटी इनके पास होती है। ये सेल्स कौन सी होती हैं? अगर इनका एक एग्जांपल दिया जाए तो आपने अगर देखा होगा, ये तो किसी भी बेबी का डेवलपमेंट होता है वो जायगोट से होता है। इससे होता है जायगोट से, और जायगोट में बहुत सारे डिवीजन होते हैं जिनको हम क्लीवेज डिवीजन बोलते हैं। उनसे बनती है एक 8 to 16 सेल स्टेज। क्या बनती है? 8 to 16 सेल स्टेज। ठीक है, स्टेज, इसको हम बोलते हैं मोरूला। क्या बोलते हैं? मोरूला। अब ये जो मोरूला होता है यही पूरी बॉडी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, पूरी बॉडी का फॉर्मेशन करता है। तो हम ये मोरूला की सेल्स होंगे, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? टोटीपोटेंट सेल, यानी एग्जांपल सेल्स ऑफ मोरूला, सेल्स ऑफ मोरूला। ठीक है, इसका एग्जांपल हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लूरीपोटेंट का। इसमें और आप साथ के साथ डिफरेंस भी देखिएगा। प्लूरीपोटेंट वो सेल्स होती हैं जो मेनी डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी, जो हमारी बॉडी की बहुत तरह तरह की सेल्स का फॉर्मेशन कर सकता है। मेनी डिफरेंट सेल्स ऑफ बॉडी। ठीक है, तो कई तरह की सेल्स का फॉर्मेशन कर सकता है, बट नॉट होल बॉडी, बट नॉट ऑल टाइप्स ऑफ सेल। ठीक है, हमारी बॉडी सारी तरह की सेल्स को नहीं बना सकता, यानी कि नॉट होल बॉडी, पूरी बॉडी को तो नहीं बना सकता, लेकिन हाँ हमारी बॉडी के कई सारे ऑर्गन्स की सेल्स को बनाने की कैपेसिटी रखता है। यानी कि ये हमारी बॉडी के मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स को फॉर्मेशन कर सकता है। हमारी बॉडी में मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन कर सकता है, बट आप ये कहोगे हर सेल का फॉर्मेशन कर दे, पूरी बॉडी का फॉर्मेशन कर दे, तो वो कैपेसिटी इनके पास नहीं होती है। अगर मैं इसका एक एग्जांपल देना चाहूं तो आपने पढ़ा होगा कि इससे आगे की एक स्टेज होती है जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, उसमें कुछ सेल्स तो पेरीफेरी पे जमा हो जाती हैं, और कुछ सेल्स जो होती हैं वो एक जगह कलेक्ट हो जाती हैं वन कॉर्नर पे। इसको हम बोलते हैं इनर सेल मास। क्या बोलते हैं? इनर सेल मास। इनर सेल मास जो होता है ये 3 लेयर्स में कन्वर्ट होता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। तो ये जो जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, इनकी जो सेल्स होती हैं वो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स को बनाती हैं। ठीक है, तो इसलिए एग्जाम्पल के अंदर किसी भी जर्म लेयर का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, चाहे एक्टोडर्म का ले लीजिए, चाहे मीजोडर्म का सेल्स ले लीजिए, या फिर एंडोडर्म का सेल्स ले लीजिए, वो एग्जाम्पल हो जाएगा प्लूरीपोटेंट का। तो प्लूरीपोटेंट आपको समझ में आ गया, जो बहुत डिफरेंट टाइप की सेल्स को बना सके बॉडी की, बट सारे तरह की सेल को ना बना सके। ठीक है, अब बात करते हैं मल्टीपोटेंट का। इसमें डिफरेंस समझिए।
मल्टीपोटेंट भी क्या कर सकता है, मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, ये भी कई डिफरेंट टाइप की सेल्स को बना सकता है, मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स को बना सकता है, बट रिलेटेड। लेकिन जो सेल्स ये बनाएगा वो रिलेटेड होनी चाहिए आपस में, यानी वो इस तरीके से रिलेटेड होनी चाहिए कि वो पार्टिकुलर टिश्यू या पार्टिकुलर ऑर्गन को बिलोंग करे। जैसे कि मान लीजिए जब हम यहाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स की बात करते हैं तो हम यहाँ बात करेंगे ये किडनी की सिवर भी बना सकता है, लंग्स की भी बना सकता है, किडनी की बना सकता है, लंग्स की भी बना सकता है, हार्ट की भी बना सकता है, लेकिन मान लीजिए कि ये ब्रेन की नहीं बना सकता। हमारे यहाँ ये मतलब है प्लूरिपोटेंट से। मल्टीपोटेंट से हमारा मतलब है कि ये रिलेटेड सेल्स को बनाएगा। जैसे मान लीजिए ये आरबीसी बना सकता है, डब्ल्यूबीसी बना सकता है, प्लेटलेट बना सकता है। अभी देखो ये डिफरेंट तरह की सेल्स को तो बना रहा है, बट ये सेल्स रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है कि ये एक ही टिश्यू की सेल है जिसका नाम है ब्लड, तो ये क्या है, ब्लड सेल्स है। बात समझ में आ गई? तो तीनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। जो पूरी बॉडी की सेल्स को बना सके, जो पूरी बॉडी की सेल्स को बना सके, किसी भी सेल को बना सके, टोटिपोटेंट। जो बहुत तरह की सेल्स को बना सके लेकिन सारे तरह की सेल्स को ना बना सके, प्लूरिपोटेंट। और जो बहुत तरह की सेल्स को बना सके लेकिन वो सेल्स होनी चाहिए, वो रिलेटेड होनी चाहिए, पर्टिकुलर टिश्यू से बिलोंग करनी चाहिए या ऑर्गन से बिलोंग करनी चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स। ये बेसिक जानकारी देने के बाद हम अब आएंगे अपने मेन टॉपिक पे, जो क्या था, हेमेटोपोइसिस इन बोन मैरो। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि बोन मैरो में हेमेटोपोइसिस कैसे कैसे होता है। तो देखिए हमारे बोन मैरो में कुछ स्पेशल सेल्स पाई जाती है जिनको हम बोलते हैं प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स क्या होते हैं, ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया। वो सेल्स जिनके अंदर बहुत डिफरेंट टाइप की सेल्स बनाने की कैपेसिटी हो, ठीक है। तो ये प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स कहां पाई जाती हैं, हमारे बोन मैरो में पाई जाती हैं, ठीक है। जब ये सेल्स डिवाइड करती हैं, तो ये दो ग्रुप बनाती हैं सेल्स के, दो सेल्स के ग्रुप बनाती हैं। एक ग्रुप को हम बोलते हैं कॉमन लिम्फोइड स्टेम सेल्स और दूसरे ग्रुप को हम बोलते हैं कॉमन माइलॉइड स्टेम सेल्स। अब ध्यान से सुनिएगा, जब प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स डिवाइड करती हैं तो डिवाइड करके दो बड़े ग्रुप्स बनाती हैं सेल्स के। एक ग्रुप को हम बोलते हैं कॉमन लिम्फोइड स्टेम सेल्स और दूसरे ग्रुप को हम बोलते हैं कॉमन माइलॉइड स्टेम सेल्स। देखो कॉमन लिम्फोइड सेल्स जो होती हैं वो फॉर्मेशन करती हैं लिम्फोसाइट्स का। वो किसका फॉर्मेशन करती हैं, लिम्फोसाइट्स का। किसका फॉर्मेशन करती हैं, लिम्फोसाइट्स का। और लिम्फोसाइट्स के अलावा जितनी भी हमारी ब्लड की सेल्स होती हैं, चाहे आप बात कीजिए आरबीसी, चाहे आप बात कीजिए प्लेटलेट्स, चाहे आप बात कीजिए बाकी की डब्ल्यूबीसी की अदर सेल्स, जैसे कि आप बात कीजिए एसिडोफिल या बेसोफिल, या फिर आप बात करिए न्यूट्रोफिल, या फिर आप बात करिए मोनोसाइट। तो ये जितनी भी बची हुई सेल्स हैं एक्सेप्ट लिम्फोसाइट्स, बाकी लिम्फोसाइट को छोड़ के ब्लड सेल जितनी भी है बाकी सब, वो सब कौन बनाएगा, कॉमन माइलॉइड स्टेम सेल्स बनाएंगी। बात समझ में आ गई आपको? कॉमन लिम्फोइड स्टेम सेल जैसे नाम से बता रहे किसको बताएगी, किसको बनाएगी, लिम्फोसाइट्स को बनाएगी। किसको बनाएगी, लिम्फोसाइट्स को। और कॉमन माइलॉइड स्टेम सेल्स किसको बनाएंगी, ऑल सेल्स ऑफ ब्लड में, ऑल सेल्स ऑफ बोन मैरो, ऑल ब्लड सेल्स एक्सेप्ट लिम्फोसाइट, ऑल ब्लड सेल्स एक्सेप्ट लिम्फोसाइट। इतना समझ में आ गया आपको? तो बाकी की सारी सेल को कौन बनाएगा, कॉमन माइलॉइड स्टेम सेल। और एक और बात है, बोन के अंदर जो बोन मैरो होता है, वो बोन मैरो की जो सेल्स होती हैं वो कौन क्या बना, वो बना रही है ये सब कुछ, ठीक है। तो बोन मैरो को भी बनाने वाला कोई होना चाहिए। तो बोन मैरो की रिप्लेसमेंट करने के लिए भी कौन हेल्प करता है, कॉमन माइलॉइड स्टेम सेल्स हेल्प करती हैं, ठीक है। हमने क्या बताया कि बोन मैरो जो होता है उसके अंदर बोन मैरो की सेल है, बोन मैरो की क्या है, सेल्स है। और बोन मैरो की सेल्स ही क्या कर रही है, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कर रही है। तो इन बोन मैरो की सेल्स को भी, यानी बोन मैरो का फॉर्मेशन भी करने वाला तो कोई होना चाहिए। तो ये कॉमन माइलॉइड स्टेम सेल्स हैं, यही क्या करती हैं, वापस बोन मैरो का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। बोन मैरो के अंदर जितनी भी सेल्स होती हैं उनका फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। तो हमने आपको बेसिकली क्या बताया, हमने आपको ये बताया कि प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल के दो ग्रुप होंगे, एक का नाम होगा कॉमन लिम्फोइड स्टेम सेल और दूसरे का नाम होगा कॉमन माइलॉइड स्टेम सेल। कॉमन लिम्फोइड स्टेम जो सेल होंगी वो लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन करेंगी और कॉमन माइलॉइड स्टेम सेल जो होंगी वो लिम्फोसाइट को छोड़ के ब्लड में जितनी भी सेल्स होती हैं उन सबका फॉर्मेशन करेंगी, ठीक है। साथ ही साथ ये बोन मैरो का भी फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। ये जो सेल्स होती हैं कॉमन लिम्फोइड और कॉमन माइलॉइड, एक्चुअली ये मल्टीपोटेंट सेल्स होती हैं। क्या होती है, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल होती है, मल्टीपोटेंट नेचर की होती है। मल्टीपोटेंट का मतलब होता है ये कई डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स को बना सकती हैं, बट जिन भी सेल्स को बनाएंगी वो सेल्स आपस में क्या होनी चाहिए, रिलेटेड होनी चाहिए पर्टिकुलर टिश्यू या फिर ऑर्गन से, ठीक है। तो ये मल्टीपोटेंट स्टेम सेल होती हैं, चाहे आप बात करें कॉमन लिम्फोइड स्टेम सेल की, चाहे आप बात करें कॉमन माइलॉइड स्टेम सेल की। ये कैसी होती है, मल्टीपोटेंट इन नेचर होती है। आज हम बेसिकली डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट द कॉमन लिम्फोइड स्टेम सेल्स। तो कॉमन लिम्फोइड स्टेम सेल्स को आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। कॉमन लिम्फोइड स्टेम सेल्स जो होती हैं ये अगेन डिवाइड करती हैं, ये बहुत सारे डिवीजन करते हैं और तीन ग्रुप बनाती हैं सेल्स के। क्या बनाती हैं,
तीन मेन ग्रुप बनाती हैं सेल्स के, जिसमें पहले ग्रुप का नाम होता है प्रो नेचुरल किलर सेल, दूसरे ग्रुप का नाम होता है प्रो टी स्टेम सेल, और तीसरे ग्रुप का नाम होता है प्रो बी स्टेम सेल। ठीक है, तो ये तीन ग्रुप बना के तैयार करती हैं, सेल्स के तीन ग्रुप तैयार करती हैं। एक का नाम होता है प्रो नेचुरल किलर सेल, दूसरे का नाम होता है प्रो टी स्टेम सेल, और तीसरे का नाम होता है प्रो बी स्टेम सेल। ठीक है, सबसे पहले हम पहले ग्रुप की बात करते हैं, प्रो नेचुरल किलर सेल। ठीक है, अब जो प्रो नेचुरल किलर सेल जो होती हैं, ये क्या करती हैं, डिवीजन करती हैं, बहुत सारी डिवीजन करती हैं, और डिवीजन करने के बाद ये डिफरेंशिएट करती हैं, और डिफरेंशिएट करने के बाद बोन मैरो के पास से जो ये ब्लड कैपिलरी जा रही होती है, बोन मैरो के पास से ये क्या जा रही होती है, ब्लड कैपिलरी जा रही होती है, इसमें ट्रांसफर हो जाती है। हमने क्या बताया, जो पहला ग्रुप था प्रो नेचुरल किलर सेल, वो क्या करेंगे, बहुत सारी डिवीजन करेंगे, डिवीजन करने के बाद वो डिफरेंशिएशन होगा उनमें, और डिफरेंशिएट होने के बाद वो क्या करेंगी, बोन मैरो के पास से जो ब्लड कैपिलरी जा रही होगी उसमें ट्रांसफर हो जाएंगी। ये नेचुरल किलर सेल जो होती हैं, ये प्रो नेचुरल किलर सेल से किसमें कन्वर्ट हो जाती है, नेचुरल किलर सेल में। और ये नेचुरल किलर सेल क्या करती है, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, कैसे प्रोवाइड करती है, एक्चुअली ये रिलीज करती है एक केमिकल जिसको बोलते हैं परफोरिन। क्या बोलते हैं, परफोरिन। ये परफोरिन क्या करता है, जो भी पैथोजन होता है, जो डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होता है, उसकी बॉडी में पोर्स क्रिएट कर देती है। क्या क्रिएट कर देती है, पोर्स क्रिएट कर देती है। जब उनकी बॉडी में पोर्स क्रिएट हो जाते हैं, तो जो आउटसाइड फ्लूइड होता है वो उनकी बॉडी में जमा हो जाता है, भर जाता है, और फिर वो क्या कर जाती है, ब्लास्ट कर जाती है। तो इस तरीके से जो नेचुरल किलर सेल्स होती है, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है डिसीज से। ठीक है, दूसरा जो ग्रुप है वो है प्रो टी स्टेम सेल। क्या है, प्रो टी स्टेम सेल। अब जो प्रो टी स्टेम सेल्स होती हैं, ये भी क्या करती हैं, मल्टीपल टाइम डिवाइड करती हैं, डिफरेंशिएट करती हैं। डिवाइड एंड डिफरेंशिएशन करने के बाद ये जो प्रो टी स्टेम सेल्स है, ये कहां चली जाती हैं, वही ब्लड कैपिलरी में, जो बोन मैरो के पास से जो ब्लड कैपिलरी जा रही होती है उसमें ट्रांसफर हो जाती है। और उस ब्लड कैपिलरी से ये कहां माइग्रेट करती हैं, उस ब्लड कैपिलरी से जाती है थाइमस में। कहां जाती है, थाइमस में। अब थाइमस के भी किस वाले रीजन में, थाइमस के दो पार्ट्स होते हैं। एक थाइमस का पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं, थाइमस का एक पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, और दूसरा जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं मेडुला। तो ये कॉर्टेक्स वाले पार्ट में जाती है, किसमें जाती है, कॉर्टेक्स वाले पार्ट में जाती है, थाइमस के कॉर्टेक्स वाले पार्ट में जाती है। और हम अगर बेसिक लेवल पर बात करें, छोटे लेवल पर बात करें, तो वहां पर इनके तीन प्रोसेस होता है। एक प्रोसेस का नाम होता है मल्टीप्लीकेशन, जिसमें ये क्या करती है, अपने नंबर्स को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, ये डिवाइड करके अपने नंबर्स को इंक्रीज करते हैं। दूसरा प्रोसेस होता है उसमें मैच्योरेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। मैच्योरेशन प्रोसेस में क्या होगा कि ये जो टी स्टेम सेल्स गई हैं, जो टी स्टेम सेल्स के डिवीजन होकर जो सेल्स बनी थी, वो जो गई हैं, जो इमेच्योर टी लिम्फोसाइट है, हम एक तरह से उनको इमेच्योर टी लिम्फोसाइट बोलते हैं, वहां पे जाके उनका मैच्योरेशन होता है। क्या होता है, मैच्योरेशन होता है। ठीक है, तो मैच्योरेशन में क्या होता है, इनको सिखाया जाता है कि कौन सी सेल हमारी बॉडी की है और कौन सी सेल आउटसाइड पैथोजन है। ये पता होना इसलिए जरूरी होता है ताकि जब ये अटैक करे तो हमारी बॉडी की सेल्स पे अटैक ना करे, जो आउटसाइड पैथोजन की सेल है उस पर अटैक करे। यानी कि डिफरेंशिएशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ इनको सिखाया जाता है कि कौन सी हमारी बॉडी की सेल है, कौन सी सेल्फ है और कौन सी नॉन सेल्फ है, कौन सा बाहर का पैथोजन है, कौन से बाहर का सेल है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मैच्योरेशन। ये भी कहां होता है, थाइमस के कॉर्टेक्स वाले रीजन में होता है। और जो इमेच्योर टी लिम्फोसाइट्स है, इनके डिविजन्स भी होते हैं, ये डिफरेंशिएट भी करती हैं, और मेनली तीन ग्रुप में डिफरेंशिएट करती हैं। एक होता है टी हेल्पर, एक होता है टी किलर, या फिर हम इसको बोलते हैं टी साइटोटॉक्सिक। क्या बोलते हैं, टी साइटोटॉक्सिक दूसरा, और एक होता है, एक छोटा सा ग्रुप और होता है जिसको हम बोलते हैं टी सप्रेसर। तो तीन मेनली ग्रुप में ये डिफरेंशिएट होती हैं, और डिफरेंशिएट होने के बाद, यानी ये तीनों प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, मल्टीप्लीकेशन नंबर इंक्रीज करना, मैच्योरेशन सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिवाइड करना, फिर डिफरेंशिएशन तीन ग्रुप्स में कन्वर्ट हो जाना, टी हेल्पर, टी साइटोटॉक्सिक और टी सप्रेशर। फिर ये डिफरेंशिएशन होने के बाद ये वापस किस में आ जाती हैं, हमारे ब्लड में आ जाती हैं। वापस किस में आ जाती हैं, हमारे ब्लड में आ जाती हैं, और फिर ब्लड में आके इनको इमेच्योर से हम अब इनको क्या बोलेंगे, टी लिम्फोसाइट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टी लिम्फोसाइट्स। और ब्लड में आके ये अपना परफॉर्म जो होता है, इम्यूनिटी का जो फंक्शन होता है उसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अगर आप थोड़ा और डिटेल में जाना चाहें तो ब्लड में, चाहे या तो आप बात करें ब्लड में या फिर आप बात करें थाइमस में, टी लिम्फोसाइट भी होती है और बी लिम्फोसाइट भी होती है। तो अगर आपसे कोई कैसे कहे कि आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा टी लिम्फोसाइट है और कौन सा बी लिम्फोसाइट है, तो उसका एक सिंपल सा तरीका होता है। अगर किसी भी लिम्फोसाइट के पास CD3 प्रोटीन है, कौन सी प्रोटीन है, CD3 प्रोटीन है, तो वो टी लिम्फोसाइट होती है। और किसी भी लिम्फोसाइट के पास अगर CD19 और CD20 प्रोटीन होती है तो वो फिर बी लिम्फोसाइट होती है। तो ये इंपॉर्टेंट और बेसिक तरीका है पहचानने का बिटवीन बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। अगर CD3 प्रोटीन है तो उसको टी लिम्फोसाइट बोलेंगे, और CD19 और CD20 प्रोटीन है तो हम उसको बी लिम्फोसाइट बोलेंगे। ठीक है,
तो एक्चुअली अगर मैं थोड़ा डिटेल में बताना चाहूं कि थायमस में डिफरेंशिएशन कैसे होता है, यानी इस डिफरेंशिएशन वाले स्टेप को हम डिटेल में समझें, तो बेसिकली दो बड़े ग्रुप्स बनते हैं, टी हेल्पर और टी साइटोटॉक्सिक। ठीक है, टी सप्रेसर स्मॉल ग्रुप है, बहुत स्मॉल अमाउंट में सेल बनती है, तो उसमें हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो हमने आपको बताया कि जिन सेल्स के पास CD3 प्रोटीन होगा वो टी लिम्फोसाइट होंगी, और जिन सेल्स के पास CD19 और CD20 प्रोटीन होगा वो बी लिम्फोसाइट होंगी। हमें बात कर रहे हैं टी लिम्फोसाइट के बारे में। तो टी लिम्फोसाइट के पास कौन सी प्रोटीन होगी? CD3। कौन सी प्रोटीन होगी? CD3। तो हमने आपको बताया था डिफरेंशिएशन में इनके दो बड़े ग्रुप्स बनते हैं, एक का नाम होता है टी हेल्पर और एक का नाम होता है टी साइटोटॉक्सिक। ठीक है, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कौन सा टी हेल्पर है कौन सा टी साइटोटॉक्सिक है? अगर CD4 प्रोटीन पाई जा रही है, अगर किसी सेल के पास CD3 के साथ साथ CD4 प्रोटीन पाई जा रही है तो उसको हम बोलते हैं टी हेल्पर। अगर किसी सेल के पास CD3 के साथ साथ CD8 प्रोटीन पाई जा रही है तो हम उसको बोलेंगे टी साइटोटॉक्सिक। ठीक है, सॉरी, CD3 के साथ CD4 पाई जा रही है तो हम बोलेंगे टी हेल्पर। क्या बोलेंगे यहाँ? टी हेल्पर। और CD3 के साथ CD8 पाई जा रही है तो क्या बोलेंगे? टी साइटोटॉक्सिक। इतनी बात समझ में आ गई आपको? देखो, अगर टी लिम्फोसाइट है तो CD3 तो होगा ही होगा। उसके अलावा हम बात कर रहे हैं, अगर CD3 के साथ CD4 पाया जा रहा है तो टी हेल्पर है, और CD3 के साथ CD8 प्रोटीन पाया जा रहा है तो टी साइटोटॉक्सिक है। ठीक है, अब देखो, जो टी हेल्पर है उसके अगेन दो ग्रुप होते हैं, एक का नाम होता है टी हेल्पर 1 और एक का नाम होता है टी हेल्पर 2। इनके अपने अलग अलग फंक्शन भी होते हैं। टी हेल्पर 1 जो होती है वो क्या करती है, जो हमारी बी लिम्फोसाइट्स होती हैं, कौन सी? जो थाइमस में बी लिम्फोसाइट्स थी, जो थाइमस के अंदर बी लिम्फोसाइट थी, उनको कन्वर्ट करती है प्लाज्मा सेल्स में। किसमें कन्वर्ट करती है? प्लाज्मा सेल्स में। और वो प्लाज्मा सेल्स होती है एक्चुअली क्या करती है? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। तो टी हेल्पर 1 का जो फंक्शन था कहां? थाइमस में, वो ये था कि थाइमस में जो बी लिम्फोसाइट्स थी, हमारी जो बी लिम्फोसाइट्स थी, उनको कन्वर्ट करता है प्लाज्मा सेल्स में। और इसके लिए वो रिलीज करता है दो इंटरल्यूकिन, इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 5। इंटरल्यूकिन 4 जो होता है वो इन बी सेल्स में यानी बी लिम्फोसाइट में ग्रोथ करवाएगा, और इंटरल्यूकिन 5 इसमें क्या करेगा? डिफरेंशिएट कराएगा, और डिफरेंशिएट करके उनको किसमें कन्वर्ट कर देगा? प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट कर देगा। और प्लाज्मा सेल्स क्या करेंगी? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगी। बात समझ आ गई? ये फंक्शन था टी हेल्पर 1 का। वहीं अगर हम बात करें टी हेल्पर 2 का, तो टी हेल्पर 2 जो होती हैं वो क्या करती हैं? हमारी बॉडी में जो मोनोसाइट्स होती हैं या फिर मैक्रोफेज होती हैं, जो इनएक्टिव फेज में होती हैं, उनको एक्टिव मैक्रोफेज में कन्वर्ट करेगा। किसमें कन्वर्ट करेगा? एक्टिव मैक्रोफेज में कन्वर्ट करेगा। और एक्टिव मैक्रोफेज में कन्वर्ट करने के लिए ये रिलीज करते हैं, टी हेल्पर 2 सेल जो होती हैं ये रिलीज करते हैं इंटरफेरेंस और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। उनको रिलीज करने के बाद ये जो हमारी इनएक्टिव मैक्रोफेज थी वो एक्टिव मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाती है। अब कितने अमाउंट में इंटरफेरेंस रिलीज हुए हैं या ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर रिलीज हुआ है, उसके बेसिस पे ये एक्टिव मैक्रोफेज होती है, ये कन्वर्ट होती है एपिथेलियल सेल्स में, और फिर एपिथेलियल सेल्स से किसमें कन्वर्ट होती है? जियांट सेल्स में। ठीक है, ये सब क्या होती हैं? ये सब एक तरह से हमारी इम्यूनिटी की सेल्स होती हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने वाली सेल्स होती हैं जो पैथोजेंस के अगेंस्ट फाइट करती हैं। तो हमने क्या समझा कि हमने ये समझा कि जो टी हेल्पर 1 सेल है ये हमें क्या करेगी? ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड कराएगी। कैसे ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड कराएगी? क्योंकि ये बी सेल्स को, बी लिम्फोसाइट को किसमें कन्वर्ट कर रही है? प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट कर रही है, और प्लाज्मा सेल्स हमें क्या प्रोवाइड कर रही है? एंटीबॉडीज प्रोवाइड कर रही है। वहीं अगर हम टी हेल्पर 2 सेल की बात करें तो ये एक्टिव मैक्रोफेज बना रही है, यानी कि हमें कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करा रही है? सेल वाली इम्यूनिटी, यानी कि सेल्यूलर इम्यूनिटी। ठीक है, उसके बाद ये एपिथेलियल सेल्स और जियांट सेल भी का फॉर्मेशन करती हैं जो इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं आगे चल के। इसलिए हम बोलते हैं कि टी हेल्पर 2 जो होता है वो ग्रेनुलोसा फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे ग्रुप के बारे में, जो कि क्या था? जो था प्रो बी स्टेम सेल्स। क्या था? प्रो बी स्टेम सेल। अब जो ये प्रो बी स्टेम सेल्स होती हैं इनमें भी क्या होते हैं? बहुत सारे डिवीजन होते हैं, फिर ये डिफरेंशिएट करती हैं, और डिवीजन और डिफरेंशिएट करके ये कहां चली जाती हैं? बोन मैरो के पास से जो कैपिलरी जा रही होती है उसमें ट्रांसफर हो जाती है। वहां जाके इनमें क्या होता है? जो टी हेल्पर वाली जो सेल्स थी वहां से जो इंटरन्यूक्लियंस निकले थे, वो इंटरन्यूक्लियंस इन बी लिम्फोसाइट को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? प्लाज्मा सेल्स में। और प्लाज्मा सेल्स से फिर ये क्या करती हैं? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती हैं। क्या करती हैं? एंटीबॉडी। तो बी लिम्फोसाइट का क्या वर्क होता है? दे प्रोड्यूस एंटीबॉडी। ठीक है, बट ये एंटीबॉडी कब प्रोड्यूस करेंगी? जब इन पे टी हेल्पर 1 से सेक्रेट किए हुए इंटरल्यूकिन और इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 5 वर्क करेंगे, तभी किसमें कन्वर्ट होंगी? प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट होंगी, और तब जाके क्या प्रोड्यूस करेंगी? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगी। ठीक है, तो यहां हमने बेसिकली बात की अपनी कॉमन लिम्फोइड स्टेम सेल से किस तरीके से नेचुरल किलर सेल, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन होता है। तो अब तक आपने पढ़ लिया नेचुरल सेल्स कैसे बनेंगे, नेचुरल किलर सेल कैसे बनेंगी,
टी लिम्फोसाइट्स कैसे बनेंगी और बी लिम्फोसाइट्स कैसे बनेंगी, और बी लिम्फोसाइट से एंटीबॉडी कैसे बनेंगी। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम कम डिटेल में डिस्कस करेंगे किसके बारे में, कॉमन माइलॉइड स्टेम सेल के बारे में। ठीक है, अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी दिक्कत रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट्स के जवाब दी जाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।